एक तरफ प्रीति गहरी नींद में सो चुकी थी तो दूसरी तरफ अनोखी भी सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेने के बाद अपने बेड पर लेट जाती है और वो भी सो जाती है। तो दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका और बच्चे और रोहित सभी अच्छे से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अनिका और रोहित ने बच्चों के रूम में जाकर उन्हें सरप्राइज दे दिया था। बच्चे अपने मॉम डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी रेडी होने के लिए अनिका और रोहित दोनों ही बच्चों को बोल देते हैं और बच्चे रेडी हो जाते हैं। तब तक रोहित और अनिका बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में ज़्यादा शोर शराबा हो, इसलिए आराम से चुपके से बच्चों को भी बोल दिया जाता है। अब रोहित अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है, तो वहीं अनिका भी साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और तीनों बच्चे आकर आराम से पीछे की गाड़ी के दोनों डोर खोलकर आराम से अंदर की तरफ बैठ जाते हैं और सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अनिका के दिमाग में जो चल रहा था वो अनिका ही जानती थी। लेकिन वह अपने बच्चों से किया हुआ वादा भी तो नहीं भूल सकती थी, इसलिए अनिका पहले जो बच्चों को वादा किया है उसको निभाना है और उसके बाद, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। अब दोनों ही गाड़ी में बैठकर ड्राइव करके आगे की तरफ चले जाते हैं। ये दिल्ली का एक ऐसा एरिया था जहाँ पर छोटे छोटे कैफ़े बने हुए थे। अब रोहित एक कैफ़े की तरफ इशारा करता है। अब अनिका भी हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि अक्सर रोहित और अनिका बच्चों के साथ इधर ही आते थे। अब आराम से सभी उतर जाते हैं और उस छोटे से कैफ़े में ही अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही रोहित अपनी गाड़ी से उतरता है तो वह अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाकर अनिका और बच्चों के साथ पीछे पीछे चला जाता है। तो दूसरी तरफ रोहित की गाड़ी का एक गाड़ी काफ़ी तेज से पीछा कर रही थी। ये बात शायद रोहित जानता था या नहीं जानता था, ये तो नेक्स्ट स्टेप पर ही पता चलेगा। अब अनिका और रोहित सभी गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ा करके वापस अंदर की तरफ चला जाता है और कुछ टाइम बाद ही सभी आराम से बैठ जाते हैं और वहाँ पर हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। साथ में सभी ने अपने अपने फ्लेवर वाली आइसक्रीम ऑर्डर की और तो कुछ टाइम बाद ही वेटर सभी की आइसक्रीम लेकर आ गए। लेकिन रिया की सबसे स्पेशल चॉकलेट थी वो इसलिए क्योंकि उसने सभी की मिक्स, यानी कि जितने भी फ्लेवर सभी ने मांगे थे उन सभी का एक मिक्सचर था जो रिया का फेवरेट था। अब रिया की जब उन्होंने आइसक्रीम देखी तो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी देखने लग जाते हैं। तभी आर्यन से तो रहा नहीं जाता, फिर वो रिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी आइसक्रीम से थोड़ी सी बाइट ले सकता हूँ? रिया कहती है, क्यों दूं मैं अपनी बाइट, तुम अपनी आइसक्रीम खाओ ना, तुम्हारे पास अपनी आइसक्रीम है। ये रिया की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। सभी आज पूरा एंजॉय करते हैं और मंद मंद म्यूजिक बज रहा था, उस पर हल्के से सभी बैठकर आइसक्रीम खाते हुए उस म्यूजिक को गुनगुना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये समय काफ़ी अच्छा था, इसलिए जल्दी से अलेक्जेंडर अपना फ़ोन निकालता है और सभी की पिक ले लेता है। अब ऐसे ही आर्यन और रिया दोनों बहन भाई भी ऐसा ही करते हैं जैसे अलेक्जेंडर ने किया था। तभी रिया और आर्यन की देखकर अलेक्जेंडर कहता है, तुम तो मुझे चीट कर रहे हो। अब दोनों बहन भाई अलेक्जेंडर की तरफ देखने लग जाते। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि पहले मैंने किया, तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो? तभी रिया कहती है, भाई आपका तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे मॉम डैड है, हम तुम्हारे भाई बहन हैं, तो तुम अपनी फ़ोटो फ़ोन से पिक ली है तो हम भी अपने फ़ोन से पिक लेंगे और फिर दोनों बहन भाई भी आराम से अपनी अपनी सभी की फ़ोटो लेते हैं ताकि वो इन पलों को दोबारा देखकर याद कर सके। बस इसलिए सभी अपने अपने फ़ोन में ये सीन और ये टाइम कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया का बस चलता तो ये समय को कब के रोक चुके होते, लेकिन उनके हाथ में समय नहीं था। लेकिन समय तो चलता रहने वाला एक चक्कर है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब सभी अच्छे से एंजॉय करते हैं, आराम से आइसक्रीम सभी की फिनिश हो जाती है। उसके बाद दूर जो गाड़ी अभी रुकी थी वो काफ़ी टाइम से वहीं पर खड़ी रहती है, जैसे कि किसी का वेट कर रही हो। अब रोहित, अनिका और बच्चे सभी बाहर की तरफ आ गए थे। रोहित ने बिल पे कर दिया था, फिर आराम से अपनी गाड़ी में आकर सभी बैठ जाते हैं। रोहित बार बार अनिका के फेस पर तो उसके जो भाव थे उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसने उसके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा चुका था कि अनिका कितनी स्ट्रेस में है।
इसलिए रोहित ने आगे कोई एग्रीमेंट नहीं कहा किसी भी चीज़ को लेकर, खाने को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, क्योंकि उसे पता था अनिका काफ़ी परेशान है। तो इसे थोड़ा सा, अगर मैं इसके टाइम मैं इसे खुश कराने के लिए कुछ करूँगा भी तो शायद अभी ये सही नहीं होगा। अब रोहित भी अनिका के साथ आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। अभी रोहित की गाड़ी वापस मारवा हाउस की तरफ मुड़ जाती है। कुछ ही टाइम पर रोड पर काफ़ी स्पीड से रोहित अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे चला जाता है और अनिका के दिमाग में बस उस बूढ़ी औरत के सवाल, उसकी बातें, यही सब गूंज रहे थे। कहीं ना कहीं अनिका हर पहलू को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर से अनिका, भले ही उसने आइसक्रीम खाई, बच्चों के साथ यहाँ छोटी सी पिकनिक पर आई, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान उन चीज़ों में ना होकर बार बार उन चीज़ों की तरफ जा रहा था जिनसे अनिका अभी कुछ टाइम के लिए उनसे दूर रहना चाहती थी। लेकिन अनिका के हाथ में ये चीज़ नहीं था जब तक ये केस सोल्व ना हो जाए। अब कुछ टाइम बाद ही गाड़ी मरवा हाउस के बाहर रुकती है। रोहित और रोहित की पूरी फैमिली गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। तो वहीं जो गाड़ी अभी पीछे बाहर की तरफ ही खड़ी थी, अब वह गाड़ी भी अपने दूसरे रूट की तरफ चली जाती है। ये और कोई किसी की गाड़ी नहीं बल्कि चिराग और अब्दुल दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वो रोहित को सिक्योरिटी दे रहे थे, लेकिन रोहित ने मना किया था क्योंकि वो प्राइवेसी चाहता था। लेकिन उसे बिना बताए ही दोनों ने ये किया, क्योंकि आज रोहित अपनी पूरी फैमिली के साथ था तो उसे सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी था। अब रोहित अपने बच्चों के साथ अपने रूम में चला जाता है और बच्चों को आराम से लेटाने के बाद उन्हें बोलता है कि तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। सभी बच्चे सो जाते हैं। अनिका कब से अपने रूम में जा चुकी थी। अब रोहित बच्चों को की लाइट ऑफ करता है, दरवाजे को आराम से बंद करता है क्योंकि सभी सो चुके थे। अब रोहित अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, उसका दिमाग भी अनिका के चेहरे पर था और जो अब्दुल ने उसे बताया उन सब चीज़ों की तरफ ही था। तभी रोहित वहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बाहर बालकनी की तरफ चला जाता है। उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद अपनी एक सिगरेट निकालता है जो रोहित हमेशा वहीं पर रखता था। अब वहाँ से पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर वह उसे सिलगा लेता है। उसके बाद वह अपनी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वह सिगरेट पी रहा था वैसे वैसे ही रोहित काफ़ी और उलझता जा रहा था। फिर वह फ़ोन काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तक अब्दुल ने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन फिर अब्दुल की बजाय चिराग के पास कॉल की, क्योंकि अब्दुल ने अपना फ़ोन बिल्कुल म्यूट मोड पर लगाया हुआ था। कहीं रोहित को मेरी फ़ोन की रिंगटोन तो ना सुन जाए जब वो उसे फॉलो कर रहा था। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी रोहित उसे डांट मारेगा। इसी बारे में सोचकर उन दोनों ने ही अपने फ़ोन साइलेंट पे लगा लिए थे। अब्दुल जो कि ड्राइव कर रहा था इसलिए उसे पता नहीं चला, लेकिन चिराग मेहता जो कि साइड वाली सीट पर ही बैठे थे उन्होंने अपना फ़ोन हाथ में ही लिया हुआ था। अब जैसे ही वो गाड़ी अपने घर की तरफ करते हैं तो ऐसे ही चिराग मेहता के फ़ोन की लाइट फ्लैश होती है और उस पर किसी का नंबर भी फ्लैश हो रहा था। अब जैसे ही दोनों रोहित की कॉल देखते हैं दोनों हड़बड़ा जाते हैं और दोनों घबरा जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। काफ़ी सोचने और समझने के बाद फिर अब्दुल कहता है कि भाई कॉल उठा ले, क्या पता बात कुछ और हो और हम कुछ और सोच रहे हों। अब चिराग को भी अब्दुल की बात सही लगती है। अब्दुल आराम से गाड़ी को साइड में करके रोक देता है ताकि रोहित को किसी तरह का शोर शराबा ना सुनाई दे। और अब चिराग जल्दी से कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो चिराग, तुम कहाँ हो? तभी चिराग कहता है, कहीं नहीं सर, बस घर ही हूँ। अब रोहित कहता है कि पागल किसी और को बनाना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जैसे तुम मेरी हर बात की खबर रखते हो ऐसे मुझे भी तुम्हारी बात, हर एक चीज़, हर एक मोमेंट के बारे में मुझे ही पता होता है, भले ही तुम मुझसे छुपा रहे हो। अब चिराग अब्दुल की तरफ देखते हुए कहता है, हमारी चोरी पकड़ी गई। अब अब्दुल भी काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। तभी रोहित कहता है, देखो तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो। अब रोहित की बात सुनकर दोनों आराम से सुनने लग जाते हैं। तभी रोहित कहता है कि सुबह उठने के बाद पता करो कि वो व्यक्ति कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था, और जिस मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया था उसके इर्द गिर्द इतना सिक्योरिटी टाइट कर दो कि वहाँ पर हर आने जाने और हर किसी से, पेशेंट से मिलने वाले पेरेंट्स से लेकर हर छोटी से छोटी सभी की जानकारी मुझे हर टाइम
टाइम टू टाइम चाहिए। अब रोहित की बात सुनकर दोनों हामी भर देते हैं और फिर रोहित फ़ोन कट कर देता है। फिर अपनी पूरी सिगरेट को फिनिश करने के बाद उसे बुझा देता है और फिर वह वापस कुछ टाइम के बाद पानी वगैरह पीता है और माउथ को काफ़ी फ्रेश करने के बाद फिर वापस अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनिका थी कि जो अभी सोई नहीं थी, बस लैपटॉप पे कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कि किसी चीज़ को वो काफ़ी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे वो मिल ही नहीं रही थी। अब अनिका काफ़ी टाइम से अपने लैपटॉप में काम करने लग गई और जल्दी जल्दी अपने फिंगर्स को टाइप करने लग गई। अनिका की टाइप और अनिका की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शायद पलक झपकने से ही पहले वो काफ़ी अक्सर टाइप कर चुकी थी। अब अनिका धीरे धीरे कुछ देखने लग जाती है, शायद अनिका को कुछ मिल गया था। अब अनिका को जो डीएनए रिपोर्ट्स आई थी उसमें एक ऐसा डिजीज़ था, शायद अनिका ने पहले तो पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा अटपटा भी था और काफ़ी उलझा भरा भी बोल सकते हैं जिसमें एल्जीमर नाम का एक छोटा सा बैक्टीरिया था जिसकी वजह से व्यक्तियों को सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। उनके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। लेकिन इनके साथ साथ उन्हें डेमेंशिया नाम की एक छोटी सी बीमारी भी हो जाती है, जिससे कि वे अपने आप को पागल समझने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, सिजोफ्रेनिया नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया भी उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए गए हैं, या ये कहा जाए कि ये अपने आप के अंदर ही वो किसी एनिमल्स या किसी भी जीव को सोचने विचारने की शक्ति को बिल्कुल उसके तरीके से ही सोचने लग जाते हैं कि मैं मान लो कोई बंदर हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा एनिमल्स हो जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, या फिर अपने आप में ही वो व्यक्ति ये सोचने और समझने लग जाता है कि मैं कोई टाइगर हूँ जो किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना बलशाली हूँ। या ये कहा जाए कि उसका दिमाग इंसानी रूप से बिल्कुल शून्य होकर वह उस टाइगर में ही परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो उसने अपने दिमाग में पहली बार जो छवि उसको दिखाई गई, वह उसी छवि को अपने अंदर या फिर उसी में ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अब इतने सारे डिजीज एक साथ होने के बाद पता नहीं इंसान के अंदर क्या कुछ होता होगा। ये सब सोच सोच कर तो अनिका खुद ही हैरान हो गई कि इतने सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिक्सअप करके इन व्यक्तियों के साथ अंदर इंजेक्ट किए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति जो भी है, उसके दिमाग में जो कुछ फुराती आइडिया या चाल चल रही है वो शायद काफ़ी खतरनाक है, या ये कहे कि मेरी सोच से भी परे हैं। अगर इसे बहुत जल्द नहीं रोका गया तो शायद ही इस दिल्ली नहीं पूरी दुनिया पर उसका राज होगा। वह वहाँ का बादशाह बनना चाहता है, वह इंसानी दुनिया पर राज करना चाहता है। भले ही उसके पास पावर ड्रग्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बिना पावर ड्रग्स के भी वह इंसानों पर राज करना चाहता है, उन पर हुकूमत करना चाहता है। इसलिए मुझे सबसे पहले सिजोफ्रेनिया और एल्जीमर के जितने भी इनके बॉडी के अंदर डिजीज है, जो बैक्टीरिया है, उन्हें ख़त्म करना होगा, तभी वो व्यक्ति वापस अपने नॉर्मल मोड पर आ पाएंगे। लेकिन इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर ये कहा जाए कि ओनली सिजोफ्रेनिया जिसको बीमारी जिस व्यक्ति को है, उसके दिमाग में इतना अनबैलेंस हो गया है, उसे शांत करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को 9 से 10 महीने या फिर यह कहा जाए कि 1 से 5 साल का टाइम लगता है उसे वापस नॉर्मल होने में। लेकिन इनकी बॉडी में तो 3 डिजीज एक साथ इंजेक्ट किए गए हैं इन्हें, या ये कहा जाए इनकी बॉडी इस चीज़ को नहीं सहन कर पा रही। इसलिए ये व्यक्ति पहले पागल होते हैं, फिर अपने आप को एक एनिमल्स में परिवर्तित करते हुए देखते हैं। उसके बाद इन व्यक्तियों का अपने व्यवहार या फिर अपने ऊपर कोई भी नेतृत्व नहीं रहता, जिससे कि इनकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब अनिका अपने सिर पर हाथ रख लेती है और आराम से बैठ जाती है। तभी रोहित भी अनिका को दूर खड़ा जैसे ही दरवाजे से आया था, वैसे ही अनिका कुछ रीड करने लग गई थी। जैसे जैसे वो रीड कर रही थी, वैसे वैसे उसके फेस के, उसके शरीर के, उसकी बॉडी लैंग्वेज के काफ़ी हाव भाव चेंज हो रहे थे। या ये कहा जाए कि उसकी भौहें ऊपर की तरफ, उसकी आंखों की पुतलियाँ बाहर की तरफ निकल चुकी थी, उसकी आंखें फटी फटी हो चुकी थी। ये सब देखकर रोहित भी काफ़ी हैरान था
वो अनिका के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। रोहित जैसे ही पीछे खड़ा हो गए सारी चीज़ों को पढ़ता है। शायद रोहित को समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रोहित को कुछ समझ आ जाता है। जितना भी रोहित को समझ आता है वो भी इन चीज़ को देखकर हैरान था। फिर वह अनिका को पीछे से हाथ रखता है, उसके कंधे को थपकी देता है, लेकिन अनिका का पूरा ध्यान अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर था। तभी रोहित अनिका के कान पर के पास आते हुए कहता है, अनिका अपने आप को शांत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर तो रोहित का और भी बुरा हाल था, क्योंकि अनिका उन व्यक्तियों की मरने से पहले की जो तकलीफ है उसे सोच सोच कर हैरान हो रही थी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के अंदर, या ये कहा जाए कि व्यक्ति अपने आप को एनिमल्स में परिवर्तित करता है तो उसके अंदर कितने चेंज आते हैं, या ये कहा जाए कि वो अपने आप को ही नोच कर खा सकता है अगर उसको समय पर कोई मांस या फिर कोई ऐसा शाकाहारी या मांसाहारी चीज उसके सामने ना रखी जाए। ये देखकर तो अनिका का बुरा हाल हो जाता है। उसकी आंखों से आने वाले आंसू बिल्कुल उस माँ की तरह थे जो उसके गले लग कर हुई थी। अब अनिका को उस माँ पर काफ़ी दया आती है। फिर अनिका सोचने लग जाती है, अगर मैंने इसे की तहकीकात तक जल्द से जल्द नहीं पहुंची तो शायद आधी दिल्ली पागल हो जाएगी, या फिर सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के साथ साथ उसके साथ पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें उसके अंदर, बॉडी के अंदर आ जाएंगी। वह जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, उसके जीन्स, उसके हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा, या ये कहा जाए कि पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया पर इसका नियंत्रण हो चुका है। अब अनिका काफ़ी कंफ्यूज और काफ़ी हैरान भी थी। अब अनिका बिल्कुल अपने आप को शांत करती है और उसके बाद रोहित उसके सिर पर हाथ रखता है। अनिका अपनी मॉनिटर स्क्रीन को बंद कर देती है और रोहित उसके पैरों पे से उठाकर साइड में रख देता है। अब अनिका को नींद अनिका की भाग चुकी थी पूरी तरह। अनिका जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। अब अनिका आराम से अपने बेड पर लेट जाती है। रोहित उसे आराम से उसके बालों में से हाथ फेरता है, उसके बालों को सहलाना स्टार्ट करता है ताकि अनिका की आंख लग जाए, जिससे कि अनिका का दिमाग शांत हो जाए। अगर अनिका की नींद पूरी नहीं हुई तो शायद वह काफ़ी गंभीर बीमारी का उसे सामना करना पड़ सकता है। अब रोहित अनिका के सामने आ जाता है, फिर उसे आराम से बैठा देता है और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। फिर अनिका के फेस की तरफ आंखों में आंखें डालकर कहता है, अनिका मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब अनिका चुप थी। अनिका कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी जैसे कि रोहित हमेशा उसको कुछ कहता अनिका देती थी। आज अनिका बिल्कुल शांत पड़ चुकी थी। अब अनिका आराम से रोहित की तरफ ही देख रही थी। रोहित कहता है, अनिका अगर तुम्हें ये केस सोल्व करना है जल्द से जल्द तो तुम्हें आराम से सोना होगा। अगर नींद तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारे ऊपर ही मैं अपना पूरा टाइम व्यस्त रखूँगा, ऊपर से प्रीति भी तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसे में भूमि और कौटिल्य कैसे अपना काम अच्छे से कर सकते हैं? तुम्हारे बिना तो इंस्पेक्टर अरबाज भी अधूरा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पहले सोना होगा, उसके बाद उन लोगों का साथ देना होगा, या ये कहा जाए कि तुम्हें अपने व्यक्तित्व का ही साथ देना होगा। अब रोहित की बातों में काफ़ी दम था, इसलिए अनिका आराम से बेड पर करवट लेकर लेट जाती है। रोहित उसे कमर से आराम से सहलाने लग जाता है और थपकी देने लग जाता है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की आंख लग जाती है, लेकिन रोहित की आंख बिल्कुल भी नहीं लगती। उसे अनिका की काफ़ी फिक्र हो रही थी, या ये कहा जाए कि उसे बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। अब रोहित ने सोच लिया था कि मैं बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजने की तैयारी करता हूँ, या ये कहा जाए कि 1 या 2 दिन के अंदर बच्चों को वापस वहीं पर भेज दूंगा। ये रोहित ने आज प्लान कर लिया था। और उसके बाद रोहित भी आराम से बेड पर लेट जाता है और उसकी भी आंख कब लग जाती है रोहित को भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम, दमयंती का किला। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से दमयंती इंतजार कर रही थी। उसकी इंतजार की जो समय सीमा थी वो समाप्त होने वाली थी। अब डॉक्टर को जल्दी से उठा दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर को आज
लच्छू के फेस, उसके हाथों की पट्टियां जो खोलनी थी। अब डॉक्टर को आराम से उसी अंडरग्राउंड लैब की तरफ ले जाया जाता है। साथ में ही कुछ टाइम बाद ही दमयंती भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी अनोखी को कुछ काम दिया था, लेकिन अनोखी उस सिलसिले में ही किले से बाहर थी। अब डॉक्टर आराम से वहाँ पर जाने के बाद एक एक करके सारी की सारी पट्टियाँ खोलना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल आराम आराम से डॉक्टर पट्टियाँ खोल रहा था ताकि कि पेशेंट को किसी तरह का कोई भी तकलीफ, दर्द महसूस ना हो। धीरे धीरे करके एक पट्टी, फिर दूसरी पट्टी, फिर तीसरी पट्टी, नीचे से गर्दन से लेकर बिल्कुल फोरहेड तक सारी पट्टियों से ही लिपटी पड़ी थी लच्छू। अब धीरे धीरे डॉक्टर सारी पट्टियों को हटा देता है और फिर आराम से उसे लेटा देता है। और लेटाने के बाद उसके फेस पर हल्की हल्की, जहाँ पर उसने स्टिच किए थे वहाँ पर हल्की हल्के से दवाई लगा देता है। उसके बाद उस दवाई को भी आराम से ही उसे क्लीन कर देता है। उसके बाद हाथों की पट्टियाँ खोलता है, पैरों की पट्टियाँ खोलता है। हाथों की हथेलियों पे जो पट्टियाँ लगी थी उन्हें भी हटाता है और धीरे धीरे करके दोनों हाथों की, फिर पैरों के तलवों की, ऐसे करके पूरी बॉडी पर जितनी भी पट्टियाँ लगी थी उन्हें हटा देता है और फिर उसे आराम से कुछ टाइम लेटने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वह दूसरे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। उस जो दूसरी औरत वहाँ पर लेटाई गई थी, जिसका फेस उससे लच्छू को दिया गया था, उसके फेस पर भी काफ़ी पट्टियाँ लगी हुई थी। उसके फेस पर भी पट्टियाँ निकालना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे डॉक्टर जैसे जैसे पट्टियाँ निकाल रहा था, तभी जो अभी डॉक्टर वहाँ पर खड़ी थी वो भी मासा की सभी डॉक्टर वो पट्टियाँ निकालने में उसकी हेल्प करती हैं। जल्दी से उस औरत की भी पट्टियाँ निकाल दी जाती हैं। अब मासा उसे कहती है, चलो उठ जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तुमने जो किया है शायद कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे लिए, स्पेशल मेरे लिए ही काम करोगी। तुम्हें जो काम दिया जाएगा बस तुम वही करोगी। अब वह औरत हाँ में सिर हिला देती है। उसके फेस पर इतना दर्द हो रहा था, शायद वह बयां नहीं कर पा रही थी। तभी डॉक्टर समझ पा रहा था कि इसके फेस पर अभी डॉक्टर ने वो दवाई नहीं लगाई थी जो पेन किलर थी। अब वह औरत जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाती है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी वह डॉक्टर सिपाही वहां से उसे उठाकर और साइड वाली टेबल पर लिटा देती हैं। अब डॉक्टर आराम से उस औरत की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, तो भी उसे दमयंती कहती है, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस पर ध्यान दो, इसके लिए और है ना। अब इतनी बात सुनकर डॉक्टर अपने कदम वहीं रोक लेता है और जो अभी वो दवाई उसे लगवाने वाला था वह उन डॉक्टर सिपाही को दे देता है। वो आराम से उस औरत के फेस पर वो दवाई लगाती है, फिर उसे आराम से हल्के हाथ से साफ करती है। उसके बाद उस औरत को आराम से बैठा दिया जाता है। अब दमयंती कहती है, इसे बाहर ले जाओ और इसे आराम से बिठाकर इसके खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करो, क्योंकि कई दिनों से इसने कुछ नहीं खाया है, बस लिक्विड इसे पिलाया गया है। ऐसी बातें सुनकर सब वो उनमें से दो औरतें उस औरत को आराम से पकड़कर एक कमरे की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब उस औरत को उस कमरे में लेटा दिया जाता है एक मंजे पर और उसके लिए खाने के लिए कुछ खाना लेकर आती हैं। तभी उस औरत को खाना खिलाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब लच्छू को आराम से डॉक्टर बिठा देता है, फिर उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलो। अब वह धीरे धीरे अपनी आंखें जैसे ही खोलती है, उसे सामने दमयंती बैठी हुई दिखाई देती है। अब वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे सामने कौन है। वह झट से अपने पैर नीचे की तरफ करती है और जाकर दमयंती के गले लग जाती है। तभी डॉक्टर कहता है कि रुको रुको रुको, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी मशीन वगैरह लगी हुई हैं, तो तुम्हें ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें 1 या 2 दिन और रेस्ट करना होगा। तभी लच्छू डॉक्टर की एक नहीं सुनती, जितनी भी मशीन वगैरह, पाइप या फिर कुछ सिरिंज वगैरह जो भी उसकी बॉडी पर लगी हुई थी, उन सभी को उतार फेंकती है। फिर डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर आगे के बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के बारे में मैं खुद सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक सर्जन हूँ। अब डॉक्टर इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान भी हो जाता है, लेकिन वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। अब डॉक्टर मासा के पास चला जाता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता है। फिर कहता है, मासा प्लीज़ मुझे अब मेरे परिवार के पास जाने दो, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वहाँ पर नहीं था, तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। अब दमयंती
जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और डॉक्टर को कुछ दिखाना लगती है, क्योंकि उसके बच्चे काफ़ी अच्छे थे और ऊपर से उसकी औरत ने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। अब डॉक्टर ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, जब मैं जिंदा हूँ तो मेरी जनानी ने वाइट कलर की साड़ी क्यों पहनी है। तभी दमयंती उसे समझाती है कि तुम्हें घबराने और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम उसे नहीं मिले थे तो उसके सामने की कोई भी डेड बॉडी उसके सामने इंस्पेक्टर ने रखी और पुलिस वालों ने, और ये केस को जल्दी से रफा दफा करने के लिए ही उसे तुम्हारा पति बना दिया गया और ये केस क्लोज हो चुका है। अब तुम्हें बंद हो चुका है और तुम मृत हो उस दुनिया में जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। तुम्हारे परिवार वाले सब सच हैं और सही भी हैं। तुम्हें सोचने और समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि वहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ के लोगों के लिए तुम मर चुके हो और एक मरे हुए व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होते। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बाकी का समय अपना इधर ही गुजारो। अगर आने वाले फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत या तुम्हारे पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके बारे में हम सोचने के लिए हैं। डॉक्टर ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वह रोने लग जाता है। वह अपने बच्चे और अपनी बीवी के बारे में सोच सोच कर घबराने लग जाता है। अब दमयंती कहती है, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत काम है और तुम्हें अब तो अच्छे रूम में भी रखा गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वापस अपने उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुम्हारे ऊपर काम की इतनी सारी दाब थी। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी दाब नहीं है। तो अब तुम्हारा जब दिल करे तुम उठ जाओ, तुम्हारा दिल करे जब सो जाओ। इसलिए अब तुम्हें उसी रूम में रहना होगा जो तुम्हें रूम दिया गया है। अब डॉक्टर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अब वापस उसे उसी रूम में छोड़ दिया गया जहाँ से उसे लेकर आया गया था। अब लच्छू का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हंसी खुशी का काफ़ी हंस रही थी वो। तभी वो दमयंती के हाथ पकड़कर गोल चक्कर बनाकर घूमने लग जाती है। तभी दमयंती कहती है, अपने आप पर कंट्रोल करो। फिर लच्छू कहती है, मासा ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है तो इसलिए ये आप पर कुर्बान है। अगर 7 जन्म तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो 7 जन्म तक मैं आप पर ये कुर्बान कर सकती हूँ। अब दमयंती कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। तभी वो कहती है, मासा मुझे पानी पीना है। तभी दमयंती भागकर एक गिलास में पानी लेकर आती है। ये देखकर लच्छू भी काफ़ी हैरान थी कि खुद उसके लिए दमयंती पानी लेने के लिए गई है। अब वो कुछ नहीं कहती और पानी का गिलास लच्छू की तरफ बढ़ा देती है। अब जल्दी से लच्छू पानी को पूरा का पूरा एक बार में ही पी जाती है। फिर दमयंती कहती है, मुझे तुम्हें एक राज बताना है, शायद तुम समझ जाओगी। अब दमयंती के मुंह से राज की बात सुनकर अचानक से लच्छू काफी हैरान थी। फिर कहती है, मासा क्या राज है, क्या मुझे बता सकती हो? तभी दमयंती कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे साथ चलो। दमयंती उसका हाथ पकड़कर हाउस मल्होत्रा हाउस में सभी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद श्वेता की एंगेजमेंट जो होनी थी, इसलिए एक दूसरे के फेस पर काफी स्माइल दिखाई दे रही थी और काफी खुश भी थे सभी। खासकर श्वेता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके साथ उसकी माँ और उसके पापा भी काफी खुश थे, तो क्रिश भी काफी खुश था। क्रिश ने घर की जितनी भी डेकोरेशन का जिम्मा था अपने कंधों पर लिया था, ताकि उसकी इकलौती बहन जो है किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहाँ की जितनी भी भाग दौड़ थी डेकोरेशन से संबंधित सभी उसने अपने जिम्मे ले ली थी और सभी काम अच्छे से करा भी रहा था। आज घर बिल्कुल एक काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने सभी जगह पर हर पौधे के ऊपर लाइटिंग का अच्छे से प्रबंध किया गया था, जिसे कि रात के समय में काफ़ी अच्छा लुक घर का आने वाला था और काफ़ी अच्छे तरीके से ही अरेंज सब कुछ क्रिश ने ही किया था। ये देखकर श्वेता काफ़ी खुश थी, जो कि ग्रिल से वो खड़ी होकर सब नज़ारा देख रही थी और उसका भाई कितनी मेहनत से ये सब कर रहा है, ये तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो क्रिश सब कामों से बचता रहता था, आज वो अपनी बहन के लिए ये सब कर रहा है। ये तो काफ़ी अचंभे वाली बात थी। ये सुन देखकर और सोचकर श्वेता के फेस पर एक स्माइल आ जाती है
वहीं पीछे से अंजलि आ जाती है और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ लगाती है एकदम से वो चुप हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ती है तो वह देखती थी पीछे और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। फिर वह अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर कहती है, माँ क्या मुझे दूसरे घर जाना होगा? अब अंजलि कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हर लड़की जाती है, मैं भी आई थी, तुम्हारी अनिका दीदी भी गई थी और सभी। ये तो रीति रिवाज बहुत पुराने हैं, ये तो बरसों से चले आ रहे हैं। तभी श्वेता कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के पास ही रह हूँ शादी के बाद भी। तभी अंजलि कहती है, ऐसा तो कभी नहीं होता, अगर होता भी है तो वो रेयर चांस होते हैं, क्योंकि हर लड़की का घर उसका अपना, शादी के बाद जो घर होता है वही उसका अपना घर होता है। लेकिन जहाँ पर वो पैदा होती है वो तो बस एक नाम का घर रह जाता है। वास्तव में तो घर तो उसका आगे वाला यानी कि उसके पति वाला घर ही उसका अपना घर होता है। अब श्वेता कहती है कि अच्छा मम्मी, लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती कि लड़की पैदा कहीं होती है लेकिन मृत कहीं होती है। अगर कोई भी घर में पुरुष किसी की भी घर में डेथ हो जाती है, वो जहाँ पर पैदा होता है जो उसका अपना घर होता है वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करने की प्रतिक्रिया जो क्रिया है वो की जाती है। लेकिन ऐसा लड़की के साथ कभी नहीं होता। अब अंजलि श्वेता के मुंह से ये सब बातें सुनकर काफी हैरान थी, क्योंकि खुद अंजलि के पास भी इन क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं थे। तभी वो कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, क्योंकि अभी खुशी का टाइम है तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब श्वेता चुप हो जाती है और फिर कहती है, मम्मा ये देखो बाहर नीचे भाई कितने प्यार से हर बारीकी से हर चीज का जायजा करके हर चीज की डेकोरेशन कर रहा है। अब ये देखकर तो अंजलि भी काफी हैरान थी। जो लड़का हर किसी काम को श्वेता के ऊपर डालता था, आज वो खुद अपनी बहन के लिए इतना सब कर रहा है। ये सोचकर तो अंजलि भी काफी परेशान हो जाती है। फिर दोनों आराम से खड़ी होकर हंसने लग जाती हैं। उनकी हंसी की इतनी ज्यादा गूंज थी कि क्रीज तक उनकी हंसी की गूंज पहुंच जाती है। फिर वो भी देखने लग जाता है और फिर हाथ के इशारे से कुछ पूछता है, लेकिन अंजलि और श्वेता एक दूसरे की तरफ देखती है और नाम में सिर हिला देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट तो बनता है। आप सब मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हो, दिल से धन्यवाद। और वैम्पायर्स की स्टोरी भी काफ़ी बहुत ही अच्छी है, आपको बस मेरे चैनल पर ही मिलेगी। तो प्लीज़ सबसे पहले जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और स्पेशल उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां जाकर उसे आराम से सुन सकते हो, जिसे आपको कंटिन्यू एपिसोड मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।